नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह पर कहा, पहले 8 तारीख निर्धारित हुआ, फिर 9 तारीख निर्धारित हुआ। सवाल उठ रहे हैं कि कौन सा विभाग किसे देना है। अच्छी बात यह है कि वे शपथ लेंगे, लेकिन अभी तो तय नहीं है कि वे पीएम मोदी शपथ लेंगे या नहीं। अभी तक तो हम लोग सोच रहे हैं लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले 8 तारीख निर्धारित हुआ, अब 9 तारीख निर्धारित हो रहा है। सवाल वहां उठ रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है। अच्छी बात है कि शपथ लेंगे, तो सवाल उसका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छे नजरों से देखा है, मगर अभी तो तय नहीं हुआ है कि मोदी जी शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। लोकसभा 2024 में एनडीए की देश में सबसे ज्यादा सीटें आने पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके लाल किले में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। देश की प्रजा में भी इसका काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर देश की जनता को उनसे आशा है और उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। देश की मूल अर्थव्यवस्था, व्यापार की दृष्टिकोण, उच्च लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो, आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार की महंगाई से कमर टूटती जा रही है। सुधार की उम्मीदें, आम जनमानस नजरें टिकाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। 9 तारीख का शपथ ग्रहण समारोह है। नई सरकार से लोगों के, व्यापारियों से जनता की बड़ी अपेक्षाएं हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षा है, चिकित्सा के क्षेत्र में है कि दवाइयाँ महंगी ना हो, हर मेडिकल या हर हॉस्पिटल में तरह तरह की रेट है, उसको एक सामान्य तौर किया जाए। वहीं रोजगार के तौर पर नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। महंगाई जो अपने चरम सीमा पर है उसको कम किया जाए। लोगों को ये भी कहना है, ऑनलाइन सबसे ज़्यादा व्यापारियों को ऑनलाइन के कारण मुसीबत बन रही है। ऑनलाइन के कारण पूरा दिन दुकानदार अपनी दुकान में बैठा रहता है, व्यापार हो नहीं रहा। ऑनलाइन सबसे पहले बंद करने। वहीं मोदी सरकार से व्यापारी एवं जनता लोगों से यही मांग है, इन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे नरेंद्र मोदी जी की वोट घटी हैं, सीटें घटी हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पहली बार इन्होंने घोषणा किया, हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि भारत में कितनी स्मार्ट सिटी बन चुकी है, कितनी बुलेट ट्रेन आ चुकी हैं और कितनी लोगों को आपने रोजगार दिया है, कितना काला धन आप विदेशों से लेकर आए हो। आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम काला धन लेकर आएंगे। आपने दिवा स्वप्न दिखाए थे भारत की जनता को, और इस चुनाव में भारत की जनता ने आपको करारा जवाब दिया है। आप 400 सीटों का नारा लेकर आए थे, 400 के पार भाजपा सरकार, और भारत की जनता ने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया है। यह सही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 25 वर्षों से भाजपा की सरकार है, और मध्य प्रदेश की जनता के सामने शिवराज सिंह पूर्व सीएम के द्वारा लाडली बहना नामक एक लोक लुभावन योजना शुरू की गई थी। उसी के प्रभाव में आकर के यहाँ सीटें बढ़ी हैं या सीटें आई हैं। और दूसरा, आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में मैं ये उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश, बिहार से हो चुकी है। और एक बात मैं इसके साथ और कहूँगा कि मोदी सरकार का ये नारा था, आत्मनिर्भर भारत। आज स्थिति ये हो गई है कि वो खुद आत्मनिर्भर नहीं रह गए, दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। आज उनकी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर हो गई है, तो उनके सारे नारे फ्लॉप हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो उन्होंने जनता, क्या ये महंगाई के कारण ये सीटें घटी हैं? निश्चित रूप से बेरोजगारी, महंगाई जो जनता की कमर तोड़ रही है, इसी के कारण भाजपा की सीटें घटी हैं। और एक बात और कहूँगा कि जो भगवान राम को इन्होंने राजनीति का विषय बना दिया था, वहाँ से भी इन्हें करारा जवाब। या महंगाई के कारण बीजेपी की
जो सीटें घटी है क्या उसका कारण है? हाँ, थोड़ा सा महंगाई तो है, लोग महसूस करते हैं, बेरोजगारी भी है, कई जगह पेपर लीक हो जाते हैं, उससे भी छात्र वर्ग जो है वो थोड़ी भाजपा से दूरी बना करके और भाजपा की सीटें कम करने का जो श्रेय है वो छात्रों को गया है, मेरा ये मानना है, निजी मानना है। और वास्तव में जो आज बेरोजगारी, मैं एक उदाहरण दे दूँ आपको कि जो सामान 4 महीने पहले 200 रुपये में था, आज सीधे 400 रुपये बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे सामान के रेट हैं जिसमें कोई लगाम नहीं है। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार चलेगी, ये बिल्कुल बात तय है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 22 दल मिला करके और उन्होंने पूरी सरकार को चलाया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा नीतीश कुमार की जो भूमिका है उसमें हमें बिल्कुल शक पैदा हो रहा है कि हो सकता है कि अभी तो ठीक है बाहरी समर्थन दे रहे हो, लेकिन बाद में कुछ ऐसा पेच फंसाएंगे, क्योंकि वो पलटू मार हैं, कहीं भी पलट सकते हैं। और उनके मन में यदि जिज्ञासा हुई तो निश्चित रूप से ये सरकार कहीं बीच में धराशायी न हो जाए और मध्यवर्ती चुनाव न हो जाए। मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, ऐसा कोई काम जो भी चाहते हो कि हो और देश की तरक्की हो? मोदी जी निश्चित रूप से, जैसे नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना कराया, मोदी जी वास्तव में एक देश के अंदर जाति का जनगणना कराना चाहिए कि जो जाति जो वास्तव में पिछड़ रही है वो क्यों पीछे है। एक ऐसा एक ऑपरेशन होना चाहिए इस देश के अंतर्गत, निश्चित रूप से जिसकी जितनी हिस्सेदारी। सरगुजा जिले में पुलिस के द्वारा थानों में लंबे समय से जब्त वाहनों को नीलाम करने की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि थानों में जब्त वाहनों की जांच पूर्ण होने के पश्चात वाहनों की नीलामी कर मिलने वाली राशि के शासन के खाते में जमा किया जाएगा। और जहां लंबे समय से थानों में खड़ी गाड़ियों की नीलामी को लेकर जिले के एडिशनल एसपी ने बताया कि विभिन्न प्रकरणों में जब्त छोटे बड़े वाहनों को विधिपूर्ण कार्रवाई करते हुए नीलामी की प्रक्रिया के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही आने वाले दिनों में वाहनों की नीलामी की जाएगी। हालांकि नीलामी में थोड़ा समय और लग सकता है क्योंकि इसका पूर्ण प्रक्रिया अब तक नहीं हो सका है। सरगुजा पुलिस के द्वारा थाने में जो विभिन्न प्रकरणों में जब है वाहन, छोटे बड़े वाहन, उसको जो विधिपूर्ण कार्यवाही करते हुए नीलामी की प्रक्रिया जो है उसकी प्रक्रिया चालू कर दी गई और आने वाले समय में कुछ समय के बाद में उसको जो है नीलामी करके उसके जो राशि है उसको शासन के खाते में जमा कराया जाएगा। ये अभी चूँकि प्रक्रिया जारी है, फिर भी गाड़ियों की जो संख्या है वो लगभग 600 से 1000 के बीच में हो सकती है। नहीं, ऐसे प्रकरण जिसमें कि 102 की जो कायमी होती है उसके रहते हैं और जिसका जो लादावा प्रकरण रहता है या लावारिस वाहन रहते हैं वो ऐसे प्रकरण इसमें शामिल हैं। खाचरोद उज्जैन जहां एक ओर देश पर्यावरण दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी ओर लकड़ी माफियों द्वारा भारी संख्या में हरे भरे पेड़ों को काटने का कार्य किया जा रहा था। मामला खाचरोद के बुरानाबाद का है, जहां माफियों द्वारा हरे भरे पेड़ों की लकड़ियों को काटने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी भनक हमारी टीम को पड़ गई। जिसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची, जहां हमने देखा कि मशीनों द्वारा माफियों ने हरे भरे वृक्ष भारी संख्या में काट दिए हैं। इस पर जब हमने वृक्षों को काटने का कारण पूछा, तब वृक्षों को काटने वाले हमसे झगड़ा करने लगे। जब हमने परमिशन की बात की, तब उन्होंने कहा कि कैसी परमिशन, कौन सी परमिशन। इस बात पर थोड़ा डाउट हुआ, जिसकी सूचना हमारी टीम ने खाचरोद एसडीएम नेहा साहू को जानकारी दी, जिस पर एसडीएम नेहा साहू ने तुरंत एक्शन लेते हुए पटवारी को मौके पर रवाना किया। शिकायत की सूचना मिलते ही वन माफिया मौके से फरार होते दिखाई दिए, जिसके वीडियो हमारी टीम ने कैमरे में शूट भी कर लिए। बाद में मौके पर पहुंचे पटवारी ने पंचनामा बनाकर चालानी कार्रवाई शुरू की। आप आए थे, यहाँ पे कोई कार्रवाई की गई है पेड़ों के कटाई को लेकर? जी जी, ये तहसील से मेरे को सूचना मिली कि यहाँ बुरानाबाद में वृक्ष कट गए हैं, तो मैं तुरंत मौके पर पहुँचा। तो मौके पर से लकड़ियाँ तो ले गए हैं, वो मुख्य लकड़ियाँ, बाकी झाड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई है और मौका पंचनामा बना लिया है जिस किसान के खेत में से पेड़ कटे हैं। कितने पेड़ काटे गए टोटल?
इसमें 5 बबूल और 1 नीम का पेड़। तो जिस प्रकार अभी जो पंचनामा बना है तो क्या कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? इनके ऊपर जुर्माना होगा। स्वच्छता इंदौर की पहचान है, वैसे स्वादिष्ट पोहे भी इंदौर की पहचान है। इंदौरी नमकीन के साथ इंदौर पोहे का जश्न मनाने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित कई गणमान्य इंदौरी उपस्थित थे। आपको बता दें कि आज इंदौर के राजवाड़ा पर विश्व पोहा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री विधायक रमेश मेंदोला, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला सहित शहर के लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ पोहा खाकर पोहा दिवस मनाया। मार्केटिंग का, अपनी सामान की अच्छी तरीके से मार्केटिंग करना है। इंदौर हमारी व्यावसायिक राजधानी है। वैसे तो पोहा बड़ा फेमस है, पर हमने 7 जून को विश्व पोहा दिवस मनाकर सारे देश में पोहे लोग खाएं। जब आप पोहा दिवस मनाएंगे, सारा देश पोहे खाएगा, तो हमारे उज्जैन में जो लोग पोहे का निर्माण करते हैं, मिल है जिनकी, उनका मार्केट बढ़ेगा। और पोहा बहुत ही सिंपल बनाने की विधि है, जल्दी हजम होने वाला है और इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। इसलिए पोहे की मार्केटिंग कर रहे हैं हम। ये पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये सब, ये जो आ रहे हैं, ये बच्चों के स्वास्थ्य को ख़राब करने वाले हैं। पोहे में कोई खराबी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और इसलिए हमारे बच्चों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। कितने देशों में खाया जा रहा होगा, अब तो एक्सपोर्ट भी होता है। देखिए, भारतीय आजकल सब दूर पहुँच गए हैं। मैंने अमेरिका में पोहे खाए, मैंने जापान में पोहे खाए, मैंने कनाडा में तो खूब पोहे के होटल के दरवाजे पे मिलते हैं, वहाँ पर आलू बड़ा और पोहा मिलता है। तो सब दूर मैंने पोहे खाए हैं, और इंदौर के द्वारा, इंदौर के नाम से ही पोहे जाने जाते हैं। स्कूल टाइम पर क्या रेट में आप पोहे खाते थे, और आज जो पोहा राजवाड़े पर खड़े 15 पैसे में हम प्रशांत में खाते थे उस समय पोहा, और लाइन लग के बिकता था उसके यहाँ। जब हम कबड्डी खेलने आते थे नंदानगर से महाराजा स्कूल में, तो यहाँ पर उस समय 15 पैसे खर्च करना ही बड़ा मुश्किल होता था हम लोगों के लिए। पर हम आते थे तो विद्यालय की ओर से हमको यहाँ खेलने के पैसे मिलते थे, तो यहाँ 15 पैसे के पोहे खाते थे प्रशांत होटल में। आजकल शायद 10 रुपये या 20 रुपये प्लेट हो गया। खैर, सवाल महंगाई तो सभी चीज़ की बड़ी है, पर सबसे बड़ी बात है कि हानिकारक नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों को भी पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स और ये क्या मोमोज वोमोज सब चले, इससे बचाएं, क्योंकि सब जहरीले हैं। मैदा जहर है। चित्रकूट के मझगवा अनुभाग अंतर्गत ग्राम देवला में स्थित इंडो न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा एसडीएम मझगवा जितेंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद आरोप लगाया गया कि ग्राम देवलाहा में स्थित इंडो न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी से निकलने वाले प्रदूषित पानी को पीकर जहां पशु मर रहे हैं, तो वहीं बीते दिनों कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर शंकर साहू की कंपनी के अंदर हुई दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूट गई है और पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है। बावजूद इसके कंपनी प्रबंधक द्वारा गरीब मजदूर का प्राथमिक उपचार करवाकर उसे घर भेज दिया गया। मजदूर को न तो बेहतर उपचार उपलब्ध कराया गया और न ही कोई आर्थिक सहायता दी गई। सतना जिले के देवलाहा ग्राम पंचायत की उमरिया में जो इंडो न्यूक्लियर एथेनॉल की जो फैक्ट्री बनी हुई है, उससे दूषित जल निकलता है। उस दूषित जल को पीने से कई सारे मवेशी मर गए हैं, जिनके लिए हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और अपने ज्ञापन में हमने कहा कि जो भी इसके दोषी हैं, इतनी बड़ी लापरवाही किए तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। दूसरा हमारा जो ज्ञापन का बिंदु था, वो फैक्ट्री में कार्यरत शंकर साहू नाम के व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उनका पैर टूट गया है और फैक्ट्री के लोगों द्वारा उनको प्राथमिक उपचार करा के सीधे उनके घर पे छोड़ दिया है। ना तो उनके परिजनों को सूचना दी गई और ना तो आज दिनांक तक फैक्ट्री का कोई भी प्रबंधन का कोई कर्मचारी उसकी देखरेख करने के लिए नहीं जा रहा है। हम प्रशासन से मांग मांगते हैं कि शंकर साहू के जीवन यापन की और उसके इलाज की समुचित व्यवस्था करें और इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। अगर शंकर साहू को न्याय नहीं मिलता है और उन मृत मवेशियों को न्याय नहीं मिलता है, तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध होना चाहिए और अगर 3 दिन के अंदर अगर
फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, तो हम सब क्षेत्रीय जन एक विशाल जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जो हमारे प्रदेश सचिव जो हैं आशुतोष द्विवेदी जी द्वारा जो मुझे ज्ञापन आज सौंपा गया है, उसमें मूलतः 2 ही दिन में तो शंकर लाल साहू जी के जो गिर गए थे, इस बात को मुझे संज्ञान लेते हुए कि जानवरों को जो पानी पीने से थोड़ा सा उनको समस्या हुई है, उसके लिए मैं आज ही सुबह आपके ज्ञापन समझते, क्योंकि आशुतोष द्विवेदी जी ने मुझे फ़ोन पर ही अवगत करा दिया, तो उस बिंदु को मैंने कवर कर लिया है। वो पूरी सारी तैयारियां उनकी हो गई। अब इस प्रकार की जानवर जो पानी पीते हैं, हालांकि दूषित नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बैरिकेड करा दिया, एक दीवार टूटी रही होगी तो उसको उन्होंने मरम्मत कराया। दूसरा, साहू जी की बात मेरे संज्ञान में नहीं थी, मैं इसको बात को लेकर के आज ही उनसे बात करूँगा और जो भी सहायता जो है विधिक रूप से उनको मैं मुहैया कराने का प्रयास करूँगा। तो मैं फिर नोट करा, हालांकि ये उसमें आपके ज्ञापन में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इनके जो मैनेजर्स वगैरह एथनॉल कंपनी के, उनको मैं संज्ञान में डाल करके किस स्कीम के तहत या फिर किस अनुबंध के तहत आप वहाँ से पानी ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी वैसे ही है, तराई मची हुई है, तो कोशिश ये करें कि अपना वो खुद सुविधा पानी की अपने फैक्ट्री के लिए करें, तो तालाब से पानी। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल 1 दिवसीय मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिले के प्रवास पर थे, जहां कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में सहयोग के लिए क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, सफलता से थोड़े दूर रह गए। 6.5 लाख से अधिक वोट हम लोगों को मिला है। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण से मिला है। और मोहल्ला मानपुर में तो हम लोग को 40,000 से अधिक वोटों से लीड मिली है। तो यहीं से मैं सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी पूरे लोकसभा क्षेत्र के मतदाता के प्रति आभार व्यक्त करने निकला हूँ। तो आज 3 जगह कार्यक्रम है, मोहल्ला मानपुर और उसके बाद खुज्जी और डोंगरगांव, तीनों विधानसभा आज, और उसके बाद शाम को दिल्ली जाना है, क्योंकि कल CWC की बैठक है और उसमें भी मुझे शामिल होना है। कल खड़गे साहब का फोन आया था, तो इस तरह से मैं वहाँ जाऊँगा। कल और परसों का जो कार्यक्रम है उसके फिर आगे पोस्टपोन किया जाएगा। इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत हालांकि नहीं मिला है, लेकिन क्या लगता है ये बैसाखी की सरकार टिकेगी? अभी उद्बोधन में आपने कहा मध्यावधि चुनाव के आसार। देखिए, जिस प्रकार से ये केर बेर के संग है, क्योंकि जिस प्रकार से नायडू जी की स्टैंड और जिस प्रकार से नीतीश बाबू का जो स्टैंड है, इनके मेल नहीं खा रहे हैं। और जैसा कि मोदी जी की कार्यशैली है, उसमें तो किसी को सहन करने की बात है ही नहीं है। मैं नहीं समझता ये सरकार अभी बनी तो नहीं, फार्म नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा। शहर के बस स्टैंड स्थित देवांगन चिकन सेंटर के कर्मचारियों ने खाना खाने गए एक युवक की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी। आपको बता दें कि मारपीट का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चिकन सेंटर के कर्मचारियों की गुंडागर्दी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। CCTV में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे चिकन सेंटर के वर्कर युवक को मिलकर मार रहे हैं। सर, बस स्टैंड में संचालित जो है देवांगन चिकन सेंटर, वहाँ कुछ लोगों के साथ जो है 10 से 12 कर्मचारियों ने मारपीट की गई थी। किस ढंग के मामला है? बस स्टैंड कवर्धा में देवांगन चिकन सेंटर दुकान है, जिसमें वहाँ खाना खाने गया व्यक्ति राकेश साहू के साथ में होटल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है। मारपीट करने की घटना पे थाना कवर्धा में दोनों पक्षों के खिलाफ में FIR। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि गांव-गांव घूमने और जिम करने का फायदा राहुल गांधी को मिला है। चुनाव के नतीजों पर वे बोले कि परिणाम को जनमानस का जनादेश मानकर स्वीकार करते हैं। अच्छा प्रतिपक्ष होना लोकतंत्र के लिए बेहतर है। इंडिया हाउस ने यूपी में भी इंडिया समीक्षा करेंगे। कमलनाथ सुबह से जोड़ी जो है चल गई है, तो जो रिजल्ट आए हैं उससे कहीं ना कहीं राहुल का कद बढ़ जाएगा, क्योंकि 200 प्लस लेगा, जो उम्मीद नहीं थी कहीं ना कहीं। अब देखिए, ऐसा जनता का जो जनादेश हो उसको स्वीकार करना चाहिए। और राहुल जी ने भी कितनी मेहनत की है, पैदल चले बेचारे, इतने गांव
रोड लगाई, जिम विम करी उन्होंने सब जगह जाके। थोड़ा बहुत अगर उनका भी पड़ गया तो फिर प्रतिपक्ष भी अच्छा मजबूत होना चाहिए, हमारा मानना है।